नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेनेशन जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो पिछले क्लास में हमने जो टॉपिक किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपसे भी। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस प्रकार है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनको हम पढ़ते हैं। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ 5 years बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस until his successor enters upon his office। पहले क्वेश्चन का मतलब ये है कि 5 साल का एक्सपायरेशन मान लीजिए प्रेसिडेंट का हो चुका है, लेकिन नए प्रेसिडेंट के आने तक ये जो है अपना ऑफिस जो है होल्ड किए हुए रहेंगे, यानी कि तब तक वो प्रेसिडेंट के पद पे रहेंगे। वैसे ही सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी ऑल्सो, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे दिल्ली और पौंडीचेरी के, तो वो भी हिस्सा लेते हैं इनके इलेक्शन में। तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास इस प्रकार हैं, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखते हैं तो इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर है बोथ 1 और 2। इसका मतलब ये है कि ये दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल सही है। इलेक्टेड मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सिर्फ दो ही यूटीज जो है भारत की वो हिस्सा लेती है। और पहले में जैसे कि नए प्रेसिडेंट के आने तक क्या होता है कि पुराने प्रेसिडेंट तब तक उनका कार्यभार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार रहा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट होगा। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। कैन बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, दोनों में अंतर यह है कि हो सकता है यानी कि नहीं भी हो सकता है। और दूसरा है कि यह पार्लियामेंट का पार्ट ही होता है। तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर मोर देन 2 terms, यानी कि इसके अनुसार ये है कि वो 2 टर्म से ज्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर है बी, यानी कि इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि नॉर्मली जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट जो है 3 हिस्सों से बना है, जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। इसके अलावा जो इसका तीसरा ऑप्शन था कि 2 टर्म से अधिक नहीं होगा, तो ऐसा कुछ हमारे संविधान में नहीं है। वो कितने भी टर्म के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो ज्वाइंट सीटिंग की बात करते हैं, तो ज्वाइंट सीटिंग का जो प्रिसाइड्स करने की बात है वो आपके लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो भी ऑप्शंस दिए रहेंगे उनमें से आपको बताना है कि इम्पीचमेंट जो प्रोसेस प्रेसिडेंट का होता है उसको लेके इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहा। द चार्ज फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी प्रिफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इनका जो चार्ज होता है वो दोनों हाउस की पार्लियामेंट के, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ये चार्ज हो लग सकता है। द रिजोल्यूशन हैज टू बी मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 30 days नोटिस इन राइटिंग। तो 30 days नोटिस राइटिंग में देना होता है, ये बात करता है। और उसके बाद है द रिजोल्यूशन हैज टू बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि 1/4 जो होगा हिस्सा हाउस का, उसमें मेंबर्स का ही इसमें हामी होनी चाहिए, तभी रिजोल्यूशन पास होगा या साइन हो माना जाएगा। The resolution has to be passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वैसे डी ऑप्शन
की बात ये कह रहा है कि 2/3 हिस्सा होना चाहिए कम से कम इस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए। इसका ऑप्शन बी होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, उसमें बताया था कि 30 डेज नोटिस नहीं बल्कि 14 दिन की नोटिस दी जाती है, यानी कि 14 डेज। बाकी सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारे सामने चौथा क्वेश्चन ये रहा, हु इज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ऑप्शन इस प्रकार है, मिसेज इंदिरा गांधी, मिसेज सरोजिनी नायडू, डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती किरण बेदी। तो हमने इसका जिक्र किया था पिछले क्लास में, जिसमें हमने बताया था कि इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहा, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट का जो प्रोसीजर होता है वो कैसा होगा। तो पहला होता है जुडिशियल प्रोसीजर, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर। तो हमने बताया था लेक्चर में कि इसका होगा ऑप्शन बी, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर। नॉर्मली इसलिए क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर होता है क्योंकि इसके लिए एक अलग से जुडिशियल चीजें लाई जाती हैं, यानी कि वो मेंबर्स जो भी जुडिशियल प्रोसीजर के यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मेंबर्स होते हैं वो नहीं होते हैं, इनमें से ही चूज किए जाते हैं। और मतलब एक अलग से जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा इसे किया जाता है, इसीलिए इसे क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 6 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट इलेक्टेड अनएनिमसली। इसका हमने चर्चा पिछले क्लास में किया था। तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। तो हमने वहां बताया था कि एक ही थे जो अनअपोज रहे थे 1977 में, नीलम संजीवा रेड्डी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो 7th क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह रहा, What is the minimum age for a candidate to be elected as president of India, यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो इसके बारे में भी हमने बताया था। ऑप्शंस देख लेते हैं, 21, 25, 30 और 35। तो नॉर्मली यहाँ पे आंसर हमारा होगा 35 ईयर्स, यानी कि 35 साल कम से कम होना चाहिए। नॉर्मली लोकसभा के लिए 25 साल होता है, तो आप प्राइम मिनिस्टर 25 साल की उम्र में बन सकते हैं। गवर्नर के लिए आपका 30 होता है और 35 आपका प्रेसिडेंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 8वां क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया। तो भारत में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किए जाते हैं इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्टली, बाय राज्यसभा मेंबर, बाय लोकसभा मेंबर्स, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो हमने वहां बताया था इसका आंसर डी होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये लोगों के द्वारा नहीं चूज किए जाते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा मेंबर्स और लोकसभा मेंबर्स हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन इसलिए गलत होंगे क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। इसके अलावा यूटीज, दिल्ली और पौंडीचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। तो ये भी सेशन काफी अच्छा रहा, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बहुत सारा अपना प्यार दें ताकि हम आगे भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें।